गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एम के शाह क्लासेस में स्वागत है। आज ये लेक्चर नंबर 3 है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का। इसमें हम लोग वन लाइनर एनसीईआरटी देखेंगे, जो कि चैप्टर का नाम है जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण। इससे संबंधित वन लाइनर हम लोग फर्स्ट डिवीजन के साथ चलेंगे और ये तीसरा लेक्चर है। एक लेक्चर पर्यावरण पारिस्थितिकी का और आएगा और उसके बाद हम लोग साइंस से शुरू करेंगे वन लाइनर एनसीईआरटी। तो वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और लाइन बाय लाइन चैप्टर बाई जो है चैप्टर हम लोग देख रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी वन लाइनर, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, चाहे तो आप लोग प्लेलिस्ट पे जाकर चैप्टर बाय चैप्टर, लेक्चर बाय लेक्चर देख सकते हैं। तो देर न करते हुए इसमें जो पहला पॉइंट है दोस्तों वो ये है, कह रहा कि जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इसका मेन रीजन ये है कि ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, ओजोन परत का जो क्षरण और प्रदूषण, यही इसके 3 मेन कारण हैं। यानी ग्रीन हाउस गैसें और ओजोन परत का जो क्षरण हो रहा है और प्रदूषण, इन 3 चीज़ों से जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसों की जो संकल्पना है किसने प्रस्तुत की थी। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ग्रीन हाउस गैस है उसकी संकल्पना जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। और ये क्वेश्चन जो है, ये पॉइंट कई बार क्वेश्चन बन करके पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी गैस का जो वैश्विक तापन विभव है, वैश्विक तापन विभव किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी गैस का जो वैश्विक तापन विभव है वह निम्न बातों पर निर्भर करता है, या तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर, यानी दक्षता एवं वायुमंडलीय जीवन काल पर इसका वैश्विक तापन विभव का प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं और अगला पॉइंट ये कह रहा है कि प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो कि सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। तो प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली जो गैस है, जो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव को उत्पन्न करती है, और वो है दोस्तों जलवाष्प। जलवाष्प जो है एक ऐसी प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली गैस है जो कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में, 2015 का जो पेरिस समझौता हुआ उसमें ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत ये लक्ष्य है कि 21वीं सदी के अंत तक औसत जो वैश्विक तापमान में वृद्धि होगी वो उद्योग पूर्व स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस या अधिक संभव हो सके, तो 1.5 यानी 1.5 सेल्सियस से अधिक न होने पाए। ये दोस्तों वर्ष 2015 पेरिस समझौते में समिति में ये लक्ष्य रखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग चलते हैं और अगला है जो कि क्योटो प्रोटोकॉल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल कह रहा है किस वर्ष प्रभावी हुआ। तो दोस्तों ये प्रभावी हुआ 2005 से। क्योटो प्रोटोकॉल पर क्वेश्चन कई बार बने हैं। और अगला पॉइंट कह रहा है कि वह सर्वाधिक जो भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा। तो वैश्विक तापन द्वारा जो सबसे अधिक पहले प्रभावित होने वाला पारिस्थितिक तंत्र है वो है आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर ये भंगुर पारिस्थितिक तंत्र है जो कि सबसे पहले प्रभावित होगा। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है। तो वायु में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है इससे वायुमंडल का तापमान बढ़ता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंशों को अवशोषित करती है। यानी कार्बन डाइऑक्साइड और सौर विकिरण के अवरक्त अंशों को अवशोषित करती, यही इसका मेन रीजन है। और अगला पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि मीथेन गैस का जो उत्सर्जन होता है उसके प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो मीथेन गैस के जो प्राकृतिक स्रोत हैं वो है आर्द्र भूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स। ये 3 मुख्य जो है इसके स्रोत हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, कई बार इस मीथेन पे क्वेश्चन बना हुआ है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया। तो ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का जो विकास है वो वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट तथा वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा किया गया। यानी दो संस्थाएं हैं, एक वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और दूसरा है वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है दोस्तों कि विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। यानी विश्व वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया। तो यह स्थापित किया गया दोस्तों अल्जीरिया, ब्राजील तथा केन्या में। अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में ये स्टेशन स्थापित किए गए। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है। तो जो जलवायु परिवर्तन है उसका क्रायोजेनिक संकेतक ये आइस कोर से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हिम तत्व किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर है। यानी हिम तत्व क्या है, तो ये किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर है, चादर को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। हिम तत्व एक बेलनाकार नमूना होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं। तो वो दोस्तों है समोच्च बांध और अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रावधान किया गया। तो ये किया गया कानकुन सम्मेलन में, जो कि मैक्सिको में पड़ता है, 2010 में किया गया था हरित जलवायु कोष सम्मेलन। तो ये कब किया गया, 2010 में किया गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि हरित जलवायु जो कोष है और के गठन का क्या उद्देश्य था। तो उद्देश्य पूछ रहा है, तो इसका जो मेन उद्देश्य था वो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना था। यही हरित जलवायु कोष का मेन जो है उद्देश्य था। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि किसी महासागर का पादप पलवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो क्या होगा। तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, एक ये और एक ऊपर जलवायु परिवर्तन कोष वाला। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से वन लाइनर और कूट वाले क्वेश्चन, मैचिंग वाले भी क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। तो ये प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थापित किया गया था। और ये कब आयोजित किया गया, 1979 में। 1979 में प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन का आयोजन किया गया, जेनेवा में स्थापित किया गया, जो कि स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं। तो वो दर्शाती हैं दोस्तों हिमानी का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान और मौसमी दशाओं में परिवर्तन और वैश्विक तापमान में वृद्धि। ये आज जो दशाएं हैं वो वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं फिर से निर्धारित करनी पड़ेंगी। और वो दोस्तों देश है इटली और स्विट्जरलैंड। ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ऊर्जा की जो बचत है, ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल यानी अर्थ आवर मनाया जाता है, जिसका समय घंटे जो है 8:30 PM to 9 PM के लिए बत्तियां बुझा दी जाती हैं। वर्ष 2020 में 28 मार्च को पूरे विश्व में अर्थ आवर मनाया गया। इसमें 187 देशों के 7000 से अधिक देशों ने भाग लिया। ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित ये अर्थ आवर का 14वां संस्करण था और इसका जो विषय था वो दोस्तों था जलवायु परिवर्तन। तो दोस्तों ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन कोट में और वन लाइनर भी बन सकते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति प्रदान की है। और दोस्तों ये कब प्रदान की है, ये प्रदान की है 8 अगस्त 2017 को।
आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई? तो आईपीसीसी की पहली रिपोर्ट दोस्तों 1990 में प्रकाशित की गई। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है? तो ओजोन जो परत होती है वह दोस्तों समताप मंडल में स्थित होती है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्वेश्चन यहाँ से ओजोन परत से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है? तो ओजोन परत जो पृथ्वी से 20 से 35 किलोमीटर के मध्य जो है स्थित होती है ओजोन परत। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज किसने की? तो ओजोन आभा मंडल की जो खोज की थी दोस्तों वो की थी जी.डब्ल्यू. केंट मूर ने। जी.डब्ल्यू. केंट मूर ने तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल की खोज 2005 में की थी। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन छिद्र है, अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र की खोज किसने की? तो ओजोन छिद्र की खोज ब्रायन गार्डिनर तथा जोनाथन शैंकलिन ने की थी। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगला कह रहा है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से क्वेश्चन दोस्तों कई बार बने हैं, और ये कह रहा है कि किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो ओजोन परत के क्षय को रोकने से रोकने से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो दोस्तों ओजोन परत को डाप्सन इकाई में नापा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये ध्यान रखिएगा कि ओजोन परत को किसके जरिए नापा जाता है। तो ये पॉइंटों को मिला करके दोस्तों वन लाइनर और आपके मैचिंग कोट वाले क्वेश्चन बनाए जाते हैं, इसलिए हर पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट कह रहा है कि ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैसें उत्तरदायी हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें है CFC गैस और हैलोजन, नाइट्रस ऑक्साइड और ट्राइक्लोरोएथिलीन और हैलोन 1211, 1301 आदि। ये जो विभिन्न गैसें हैं ये आपके ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वो ओजोन अनुकूल पदार्थ कहलाते हैं। और कहलाते हैं भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की जो मोटाई है वह सर्वाधिक है, एवं त्रिवेंद्रम में अगर बात करें तो सबसे कम है। ध्यान रखिएगा, ओजोन परत की जो मोटाई है सबसे ज़्यादा आपके श्रीनगर में और सबसे कम त्रिवेंद्रम में है। और सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की जो मोटाई होती है, मोटाई में अधिक कमी आती है, यानी सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वायु में, अगला पॉइंट कह रहा है कि वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का जो आकार होता है वह कितना होता है? तो दोस्तों वो 5 माइक्रोन से भी कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि मानव जनित पर्यावरणीय जो प्रदूषण है को क्या कहा जाता है? तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को एंथ्रोपोजेनिक जो है प्रदूषण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैव निम्नीकरणीय रहित जो प्रदूषक हैं वो पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो ये दोस्तों जो जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक हैं ये मानव जनित प्रदूषण के कारण जो है पर्यावरण में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वह वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों कहलाते हैं प्राथमिक प्रदूषक। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषक तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें द्वितीय वायु प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग देखते हैं अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रॉक्सी एस्टिल नाइट्रेट, ओजोन तथा स्मॉग ये किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये दोस्तों द्वितीय प्रदूषक हैं, द्वितीय प्रकार के जो प्रदूषक हैं वो है। अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है? तो वो दोस्तों है कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये रक्त के हीमोग्लोबिन में बहुत शीघ्रता के साथ घुल जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि जब अकार्बनिक पोषक तत्व जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर
जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो ये वृद्धि करते हैं दोस्तों सुपोषण में वृद्धि करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि वाहनों में जो पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो वो दोस्तों प्रदूषित करती है लेड धातु जो है ये पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप धातु वायु को प्रदूषित करती है और ये होता है वाहनों में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु आदि के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं तो क्या कहलाते हैं? तो वो दोस्तों कहलाते हैं जैव विघटित प्रदूषक। उन्हें जैव विघटित प्रदूषक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अम्लीय वर्षा, जो अम्ल वर्षा होती है, अम्ल वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो अम्ल वर्षा के लिए दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड ये इंपॉर्टेंट है और बहुत वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें नाइट्रस ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैसें उत्तरदायी होती हैं। अगला है अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्लीय वर्षा से जो मृदा का पीएच मान होता है दोस्तों वह कम हो जाता है, ये इसका प्रभाव है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि एस्बेस्टस जो फाइबर है, एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन से रोग हो जाते हैं? तो वो हो जाता है रोग दोस्तों एस्बेस्टोसिस रोग हो जाता है एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने के कारण। अगला पॉइंट कह रहा है कि जैव उपचारण से क्या तात्पर्य है? तो जैव उपचारण से तात्पर्य है कि जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन, यानी जीवों द्वारा पर्यावरण से जो विषाक्त पदार्थ हैं उनको निकालकर बाहर करना। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर में परिशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतया मेफ्रोन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतया हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया NH3 की परिशीतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर वाला ध्यान रखिएगा, यहाँ से वन लाइनर और कोट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं और बनते भी हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जैवों के उपचार के यदि प्रदूषक प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो जैवोपचार के में जो है इसे कहा जाता है स्वस्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर के उसका जैव उपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को बाह्य स्थानीय जैवोपचार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है? तो प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित करके जो जैवोपचार किया जाता है उसे फाइटो निष्कर्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि चेरनोबिल जो है, जो कि चेरनोबिल ये यूक्रेन में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई? तो चेरनोबिल जो कि यूक्रेन में स्थित है और यहाँ पर जो परमाणु केंद्र में जो नाभिकीय दुर्घटना हुई थी वह हुई थी दोस्तों 26 अप्रैल 1986 को ये घटना हुई थी। अब हम लोग देखते हैं प्रदूषक और इसके दुष्प्रभाव क्या हैं। ये क्वेश्चन आपके मैचिंग में बन सकते हैं और कोट में भी बन सकते हैं। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो प्रदूषक है इसका क्या प्रभाव होता है? तो इसका प्रभाव होता है दोस्तों श्वसन संबंधी रोग हो जाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड से इससे केंद्रीय तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है जो धूल कण प्रदूषण है इससे यकृत एवं वृक्क को क्षति पहुंचती है और सीसा जो प्रदूषक है इससे कैंसर की बीमारियां हो जाती हैं। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषण के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है, यानी भारत की ऐसी कौन सी नदी है जिसे जैविक मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो वो दोस्तों नदी है दामोदर नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि पेयजल में नाइट्रेट, पेयजल जो पीने वाला जल है उसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो दोस्तों
नाइट्रेट की अधिक मात्रा होने से ब्लू बेबी सिंड्रोम तथा मिथेनोग्लोबोनीमिया मिथेनोग्लोबोनीमिया जो रोग हैं, ये आपके ब्लू बेबी सिंड्रोम, ये पेयजल में जब नाइट्रेट की मात्रा अधिक होती है तो ये रोग हो जाते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिगरेट के जो धुएं हैं में कौन से प्रदूषक तत्व पाए जाते हैं। तो सिगरेट के धुएं में दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो प्रदूषक हैं वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्रीन मफलर, जो ग्रीन मफलर है ये किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, और ये दोस्तों संबंधित है ध्वनि प्रदूषण से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि अधूरे प्रज्वलन के कारण कौन सी गैसें निकलती हैं। तो अधूरे प्रज्वलन के कारण दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जो पॉलीथीन है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती हैं वो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि भोपाल गैस त्रस्ती की जो घटना हुई वो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में किस वर्ष रिसाव हुआ था। तो यूनियन कार्बाइड एक फैक्ट्री थी जो कि भोपाल में पड़ती है, और वहाँ पर गैस त्रासदी की घटना हुई, और वो गैस जो रिसाव हुआ था उस गैस का नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो है क्वेश्चन कई बार पूछा गया है विभिन्न एग्जामों में, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इंसरनेटर्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है। तो दोस्तों इंसरनेटर्स का प्रयोग कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। अगला पॉइंट ये कह रहा है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। तो ये दोस्तों 1974 में लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू किया गया, 1974 में लागू किया गया। और अगला पॉइंट कह रहा है कि कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो वो दोस्तों है हाइड्रोजन ईंधन जो है ये न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है। अगला है सुपरसोनिक जेट विमान है से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है। तो सुपरसोनिक जेट विमानों से जो गैस निकलती है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है वो गैस है दोस्तों नाइट्रोजन ऑक्साइड, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पार्थेनियम जिसका दूसरा नाम है गाजर घास के पराग कणों से कौन सा रोग होता है। तो पार्थेनियम के पराग कणों से दोस्तों चर्म रोग उत्पन्न होता है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चर्म रोग और दमा संबंधी जो रोग होते हैं ये होते हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि लाइकेंस दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा है कि लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। तो जो लाइकेंस होते हैं वो वायु प्रदूषण के अच्छे संकेतक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से उष्मीय जो प्रदूषण होता है वह उत्पन्न होता है। और ध्यान रखिएगा नाभिकीय ऊर्जा पे क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं। तो नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का जो प्रदूषण उत्पन्न होता है वो उष्मीय प्रदूषण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि इटाई वेरी इंपॉर्टेंट है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो दोस्तों ये कैडमियम के कारण होता है, कई बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है। तो कैडमियम के कारण होता है। शीशा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान है वो प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है, ये पॉइंट पूछ रहा है। तो उसमें मिलाया जाता है दोस्तों बेंजीन और टालियम एवं जाइलिन, ये तीन जो है पदार्थ मिलाए जाते हैं शीशा रहित पेट्रोल में जो है ऑक्टेन मान प्राप्त करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है। तो बेंजीन के कारण दोस्तों रक्त कैंसर होने की ज्यादा संभावना होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला पॉइंट कह रहा है कि सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस
सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक जो रोग हैं वो किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो वो दोस्तों होते हैं सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। सिलिकोसिस एवं एस्बेस्टोसिस नामक जो रोग होते हैं वो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल कणों के कारण उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भूमिगत जल को प्रदूषण करने वाले प्रमुख जो प्रदूषक तत्व होते हैं वो कौन से होते हैं? तो वो होते हैं आर्सेनिक तथा फ्लोराइड। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है न्यूमोकोनियासिस नामक रोग हो जाता है कोयला उद्योग में। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो भारत में प्राय जो अपमार्जक हैं वो फास्फेट पदार्थ की अधिकता के कारण अपमार्जक में पाए जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस उद्योग में संलग्न लोगों में विषनासिस रोग ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? यानी कौन से उद्योग में संलग्न रहने के कारण विषनासिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम बना रहता है दोस्तों? तो वो उद्योग है कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग में ऐसा होता है, ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो जल में कार्बनिक यौगिक का जो मापन है वो क्रोमैटोग्राफी पद्धति से किया जाता है। क्रोमैटोग्राफी पद्धति के द्वारा कार्बनिक यौगिक का मापन किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो ब्लैक फुट नामक जो रोग होता है वो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है दोस्तों। पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता के कारण ब्लैक फुट नामक रोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो वो जाना जाता है जलकुंभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो जलवायु यानी ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो जलवायु में परिवर्तन होता है इसका मापन रेडियो सक्रियता और फोर्सिस के द्वारा किया जाता है। रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि जीरोडर्मा पिगमेंटोसस नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो ये दोस्तों होता है परावैंगनी विकिरण के कारण। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि वायु प्रदूषक और इससे प्रभावित होने वाले अंग। एस्बेस्टस धूल से फेफड़े प्रभावित होते हैं दोस्तों, शीशा से मस्तिष्क प्रभावित होता है और पारा वायु प्रदूषक से उदर रोग प्रभावित होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक से रक्त वाहिकाएं जो है ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें जो पर्यावरणीय संस्थान एवं संगठन, तो संगठन और इनका मेन पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें पॉइंट वाइज देख लेते हैं, 4-6 पॉइंट इसके हैं, जिसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना दोस्तों 1972 में की गई थी और इसमें 193 सदस्य देश हैं और इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नैरोबी केन्या में है। यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। हेडक्वार्टर इसकी जान लेते हैं, स्थापना कब हुई ये आप ध्यान रखिए, और जो है इसका मेन उद्देश्य क्या है, ये इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे वैश्विक क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं प्रवृत्तियों का आकलन करना और राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण विकसित करना, ये इसका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि IUCN जो है इसकी स्थापना जो दोस्तों 1948 में की गई और IUCN का हेडक्वार्टर ग्लांड जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसकी सदस्य देशों की बात करें तो 1300। और इसका IUCN का मेन उद्देश्य क्या है, ये प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करना। और नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है कह रहा कि वन पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिनियम जो बनाया गया या वाशिंगटन कंजर्वेशन
बनाया गया। इसकी स्थापना दोस्तों 1973 में की गई थी और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है और इसके सदस्य देश की बात करें तो 183 है। और इसका उद्देश्य की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करें। और जो अगला आपका है वो ये कह रहा है कि जो अगली संस्था है कह रहा है कि वन्य जंतुओं की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर जो अब समय स्थापित किया गया, इसकी स्थापना 1979 में की गई और इसमें जो सदस्य देश की बात करें 313 है और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो वान जो कि जर्मनी में पड़ता है। और इसका जो मेन उद्देश्य है ये अभी समय प्रवासी पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए वैश्विक मंच प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि विश्व वन्यजीव कोष। विश्व वन्यजीव कोष दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो विश्व वन्यजीव कोष की स्थापना 1961 में की गई। इसके सदस्य की अगर बात करें तो 100 सदस्य हैं और हेडक्वार्टर की बात करें तो ग्लांट्स जो कि स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन उद्देश्य, विश्व वन्यजीव कोष का मेन उद्देश्य है कि ये पर्यावरण संरक्षण, शोध एवं पुनर्स्थापन के लिए कार्य करता है। अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। इसकी स्थापना 1922 में की गई और इसमें 121 सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर की बात करें वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कैम्ब्रिज यूके में है, यानी यूनाइटेड किंगडम में है। और इसका जो उद्देश्य की अगर बात करें तो ये पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता का संरक्षण करता है। नेक्स्ट पॉइंट जो आपका अगला है कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट की स्थापना 1974 में की गई और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। और इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है पौष्टिक भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तथा सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। अब हम लोग अगला जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं और लास्ट पॉइंट है कह रहा है ग्रीन पीस की स्थापना 1971 में की गई और ग्रीन पीस का हेडक्वार्टर दोस्तों एम्स्टर्डम में है जो कि नीदरलैंड में पड़ता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। स्थापना खाली वन लाइनर मैचिंग और कोट वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे और ये कह रहा है कि ये इसका जो उद्देश्य है ये वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, निम्नीकरण या आनुवांशिक अभियांत्रिकी आदि पर ध्यान केंद्रित करना है इसका मेन उद्देश्य। अगला है कि वेटलैंड इंटरनेशनल का स्थापना जो है 1996 में की गई और हेडक्वार्टर वेजनिंजन जो कि नीदरलैंड में पड़ता है यहाँ पे है। और इसके उद्देश्य की बात करें तो ये आर्द्र भूमियों के क्षरण को रोकने एवं नष्ट आर्द्र भूमियों को पुनः पूर्व अवस्था में लाने के लिए कार्य करता है। अगला जो संस्था है वो है रॉटरडम कंजर्वेशन। इसकी स्थापना 1998 में की गई। इसके सदस्य देश की बात करें तो 157 सदस्य देश हैं और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो रॉटरडम जो कि नीदरलैंड में पड़ता है यहाँ पे है। और इसका जो मेन उद्देश्य है रॉटरडम कंजर्वेशन का तो इसका मेन उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा हेतु पक्षकार राष्ट्रों के मध्य हानिकारक अपशिष्टों के अंतर्राष्ट्रीय के संबंध में व्यापार पर सहकारी प्रयासों पर बल देना। और अगला जो पॉइंट है कह रहा है कि स्टॉकहोम सम्मेलन की स्थापना दोस्तों 2001 में की गई। इसमें 152 सदस्य देश हैं और इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर स्टॉकहोम में है जो कि स्वीडन में पड़ता है। और स्टॉकहोम सम्मेलन का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि ये अनवरत जैविक प्रदूषकों के प्रयोग को समाप्त करने तथा उन पर प्रतिबंध लगाने के लिए कार्य करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा ये जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी का तीसरा लेक्चर था। और इस तीसरे लेक्चर में हम लोगों ने जलवायु परिवर्तन एवं ओजोन परत क्षरण एवं प्रदूषण से संबंधित पॉइंट वाइज देखी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगला एक लेक्चर हमारा पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक और आएगा और उसमें कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों साइंस शुरू करेंगे। तो चैनल पे बने रहिए और चैनल पे जो नई नई चीज़ें अपडेट हों उनको आप ग्रहण करें और ताकि आप अगले जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें अच्छा स्कोर कर पाएँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।